How are you? जी वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू हय्यकल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने खबर तो नशर कर दी है। बस उस सदमा तो है हमें उसका। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने पुरसा भी दे दिया। जब से अल्लाह तबारिक व ताला जाने वाले की मंजिलों को आसान फरमाए। ये दुनिया में पीर पैगंबर न रहे, बहुत ज़ात अल्लाह की है जो हमेशा से और हमेशा रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारिक व ताला ने आप जैसे अच्छे दोस्त जो उनको बाद में याद रखेंगे। कब्र कफन हर चीज़ नसीब की, व्हाट एल्स, बच्चों के हाथ से निकलेंगे, व्हाट एल्स। दुनिया तो आर्जी ठिकाना है, वो तो एक हमारा लालच है कि लगता है, दिल चाहता है कि बस कभी जाए ही ना, ये रंगीनियाँ देखते रहे, मगर पता नहीं आगे की रंगीनियाँ कितनी कमाल की हैं। डॉक्टर साहब, आज आपके इंग्लैंड में पार्लियामेंट ने अपने दिन का आगाज़ किया और किंग एंड क्वीन जो हैं वो अपने ताज के साथ पूरा का पूरा जुलूस की सूरत में पार्लियामेंट तक भी पहुँचे। बहुत मुबारकबाद हो, बहुत खूबसूरत सिस्टम है जिसमें जाने वाले ने भी अपनी गलतियों का एहसास किया। ही डिड नॉट ब्लेम अदर्स, ही प्राउडली सेड कि यस मुझसे गलतियाँ हुई। आने वाले ने भी उनको एक्नॉलेज किया, चाहे वो लफाजी ही थी। तो क्विक वर्ड्स मैं आपके लेना चाहती हूँ आज पार्लियामेंट की इब्तिदा पे। आई डाउट इट वेरी मच कि ग़ज़ा की जंग है, यूक्रेन की जंग है, और गलत पॉलिसीज़ की बिना पे इंग्लैंड जिस हद तक पहुंच गया, जस्ट टू पनिश वन कंट्री एंड जस्ट टू प्लीज वन कंट्री। प्लीज से समथिंग। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने अपना बहुत खूबसूरत इंटरव्यू दे दिया, बल्कि मुझे आज इस बात की खुशी हुई है कि आपने इंग्लैंड आखिरी अपने जो प्रोग्राम कर रही थी, मैं प्रोग्राम सिलसिला पिछले आधे घंटे से आपको वॉच कर रहा हूँ, तो आपने इंग्लैंड की जो तारीख बताई, ताज की, सबकी यकीन मानी। ये तो यहाँ इंग्लैंड में रहने वाले बहुत से लोगों को, मेजॉरिटी जो एशियंस खासतौर पर, उनको भी नहीं मालूम, बल्कि अंग्रेजों को भी इस बात का इल्म नहीं होगा जिनकी तारीख आपने बता दी। तो यूं लगता है कि जैसे आप कनाडा में बताने की कानूनी है और आपने पूरा हक अदा कर दिया इस बार तारीख बताने में। दूसरी बात, जो आपने जमहूरियत की, यानी आपने बताया कि आज पार्लियामेंट का दिन शुरू हुआ है और क्वीन और बादशाह हमारे जो है वो एक रवायत है, उस रवायत के तहत वो वहां पे गए। उनको जब इजलास खत्म करना होता है तब भी, और इजलास शुरू होता है तब भी, या कोई आईनी तब्दीली आनी हो या कोई ऐसा कानून नया जारी होता है तो वो उसका भी ऐलान करते हैं। ये एक किंगडम का यानी जो अदारा है वो ये करते हैं सारा काम, उस वजह से काम हुआ। लेकिन जो खूबसूरत बात जो आपने उसमें दोहरा दी वो ये है, अभी हालिया चंद 2 हफ्ते पहले जो इंतखाब हुए हैं यहाँ पे, उस इंतखाब के अंदर आप देखें जो हारने वाला है वाकई जो वज़ीर आज़म जो है, उसने बकाया तौर पर आके जो है उसने, यानी आज इंतखाब हुआ है जुमेरात को, जुमे की सुबह को उसने फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकाया तौर पर बुला, बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और लोग जमा थे। उसने फौरी तौर पर सबसे पहले उसने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। शिकस्त को तस्लीम करने के बाद उसने फिर कौम को बताया कि हमें शिकस्त क्यों हुई, वजूहात बताई कि ये चीजें हमने की जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी, जो हमसे हुई, और जिसकी वजह से कौम ने हमें मुसरत कर दिया बकाया तौर पर। और इस हवाले से ये पैगाम भी गया कि भी जो आने वाली हुकूमत उसको पता चल जाए कि कौम ने जिन नुकात की बिना पे उन्हें मुसरत किया है, अब आने वाली हुकूमत जो है उसको इस बारे में तो तवज्जो देनी होगी। और उसके जवाब में जो लेबर पार्टी के हेड है उन्होंने भी ऐसा किया कि उन्होंने भी ये नहीं कोई तनकीद की, यहाँ को ऐसा फॉर्म 45 की बात नहीं हुई, फॉर्म 47 की बात नहीं हुई, कोई धांधली का मसला नहीं हुआ, कोई दोबारा नई रिगिंग की बात नहीं हुई, कोई पोलिंग की बात नहीं हुई, कोई बड़ा साइलेंटली बड़ा क्वाइटली इंतखाब हुआ। इस इंतखाब में लोगों जनरल वोट दिए, वो भी जानते हैं जो बताने में रहने वाले हैं कि किसी को कानून खबर नहीं थी कि यहाँ इंतखाब हो रहा है। एक तो ये बात है। और जो आने वाला जो प्राइम मिनिस्टर है उसने फौरी तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में जाने वाले प्राइम मिनिस्टर की तारीफ भी की, और उसकी बहुत चीजों की तारीफ करने के बाद उसने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हम इस मुल्क को आगे लेके चले, ये हमारा मुद्दा, ये हमारा मकसद है, ये हमारा मंशा है। इसलिए ये बड़े आराम से, बड़ा स्मूथली ये जो है पावर ट्रांजेक्शन की जो तब्दीली है वो जो हो गई वहां पे, और हुकूमत चल रही है। आज देख लीजिए कोई भी आदमी जो है इस बात पे, अच्छा ये भी बात नहीं है कि भी हुकूमत जाने के बाद को अखबारात के अंदर बड़े बड़े लंबे आर्टिकल आने शुरू हो जाए नई हुकूमत के बारे में, या जाने वाली हुकूमत के खिलाफ या आने वाली हुकूमत की तारीफ भी की जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल स्मूथली काम चल रहा है। यानी यूं समझिए किसी को इल्म भी नहीं, किसी को खबर भी नहीं है कि भी हुकूमत यानी इतना बड़ा काम हो गया है कि एक टूरी पार्टी जो कि इतने सालों से हुकूमत कर रही थी
उसको जो है उसका बिस्तर गोल कर दिया गया। तो ये ये तो खूबी तो है। अब आइए, आपने जो तीसरी जो बात की आपने कि सब मुल्क मिलकर जो है एक मुल्क का जो है मुहासबा कर रखा है, उसका मुहासरा कर रखा है। ये तो आप तो नई बात तो नहीं है। अगर आप तारीख को देखें, मैं सिर्फ विदाउट एनी किसी लगी लिपटी के, आप देखिए कि मैं आज सुबह ही देख रहा था, आज सुबह में देख रहा था कि अमेरिका ने बकायदा तौर पे, यानी अमेरिका के अपने आर्टिकल में बात कर रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ था कि अमेरिका ने अब तक जो है 49 ममालिक में जारियत की है, एग्रेशन की है, लफ्ज़ एग्रेशन इस्तेमाल हुआ था, एग्रेशन की है 49 कर चुके, और एक भी मुल्क के अंदर वो फतह याब नहीं हुआ, वहां से रुस्वा होकर निकला। ये उसके अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा रुस्वा निकला। फिर उसने वियतनाम की मिसाल भी दी कि वियतनाम से लोग जो है हेलीकॉप्टर से लटक के आए। फिर अफगानिस्तान की मिसाल दी, उनका अफगानिस्तान का भी यही हाल था, जब जहाज उड़ रहा था तो 23 आदमी जो जहाज से लटके हुए थे रास्ते में गिर के मर गए वहीं पे एयरपोर्ट के, और भी बकाया तौर पर उनको तस्वीरें भी दिखाई दिखा रहे थे। और उसके बाद फौरी तौर पर होना तो ये चाहिए था कि बहुत से लोगों ने सुख का सांस लिया था कि हमारे साउथ एशिया के इलाके में जो है कुछ अमन होगा, फौजी जो अमेरिका की चली गई हैं, जंगबंदी जो अफगानिस्तान जो था जो पिछले 40 साल से जंग की तबाही पेश कर रहा था, वो खंडर बन चुका था। इसके बाद जो है अमेरिका जो है इसको इतना, इसे $7.3 ट्रिलियन का जो नुकसान उठाना पड़ा सिर्फ अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के अंदर। और इसके बाद जो है अमेरिका बहादुर जो है अंदर कोई जंग शुरू नहीं करेगा। लेकिन आप देख लें, ठीक 13 दिन के बाद, सिर्फ 13 दिन के बाद यूक्रेन में मामला शुरू हो गया, यूक्रेन के अंदर भी पैदा हो गया। हाँ, ये फर्क पड़ा कि यूक्रेन में फौजी नहीं भेजनी पड़ी, लेकिन ये है कि जहां तक जंगी खराजात का ताल्लुक है वो फिर से एक बोझ बना हुआ है। अब अमेरिका की 3 बड़ी जो स्टेट्स हैं, मतलब जो कि ज्यादा टैक्स देने वाली हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे उनके जो स्टेट की अपनी जो पार्लियामेंट होती है वहां पे इतराज उठना शुरू हो गया है। उसने कहा कि आखिर हम कब तक अपना टैक्स जो है जंग में झोंकते रहेंगे, जंग के आग में झोंकते रहेंगे। ये बातें वहां शुरू हो चुकी हैं, और ऐसी बातें अब बरतानिया में भी शुरू हो चुकी हैं। बरतानिया के ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ये वो है जो कि मीडिया में आ रही है आजकल, क्योंकि मीडिया बड़ा अवेयर भी है। आप हर आदमी जो है अपना वेबसाइट खोले और वेबसाइट पे जाकर देख ले कि क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहीं ज्यादा प्रिंटिंग मीडिया में बहुत सी बातें आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास इतना कुछ नहीं होता, वो तो बस जो भी है सिलसिलेखेज खबरें देने में लगे हैं, एक दूसरे की बाजी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अखबारात के एडिटोरियल पढ़े खासतौर पर, तो एडिटोरियल में बहुत सी चीजें आप मिल जाती हैं जो आपने जो सवाल किए इसके बारे में कि भाई कहाँ नाइंसाफी हो रही है और कहाँ क्या कुछ हो रहा है। अब आप देखिए, ये वही यूएनओ है जिसको इसकी तश्कील कैसे हुई थी हम सब जानते हैं। इसकी तश्कील तो ये हुई थी कि दुनिया के अंदर अमन अमान कायम किया जाए, जंग की रोकथाम की जाए। यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाद नाकाम हो गई थी लीग ऑफ नेशंस, उसके बाद फिर यूएनओ बनी। अब इसके कहा था पिछली गलतियों से सबक सीखेंगे। अब आप देख लीजिए यूएनओ बनी हुई है, कितनी गलतियों से सबक सीखा। आप जानती हैं कि इसी यूएनओ के अंदर करारदाद पास करवाई गई इराक में हमला करने के लिए। इराक में हमला हुआ, इराक को ताराज कर दिया गया, उसकी 2500 साल पुरानी तहजीब खत्म कर दी गई। उसकी जो इराक की अपनी तहजीब थी, उसका तेज जो है मुसलसल जो है आप देखिए 36 महीने 3 साल तक बेदर्दी के साथ लूटा गया। सिर्फ अमेरिका उसका तेल जाता है। डिक चीनी जो कि नेशनल अमेरिका के, वो ऑयल के बहुत बड़े ताजिर हैं दुनिया के, सारे का सारा तेल का काउंटर उनके पास था, वो लेते गए वहां पे। और इराक का क्या मामला, इराक का क्या हाल हो गया। इराक के अंदर 6.7 मिलियन लोगों को ताराज कर मार दिया गया। आज भी वहां इराक में बच्चे जो है नहीं पैदा हो रहे, सेहतमंद पैदा नहीं हो रहे, बड़े माजूर बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी वहां पे उसकी WHO की रिपोर्ट है कि आज भी इराक के अंदर 29% बच्चे जो है माजूर पैदा हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि यानी वहां पे इसका जंग का खसारा चल रहा है। आज आप देखिए टोनी ब्लेयर साहब ने क्या प्रेस के सामने आके सॉरी नहीं की, माजरत नहीं की। उनका सॉरी हमें जो इतलात मिली थी उससे तो हम ये समझते कि भाई सद्दाम के पास ऐसे वेपन्स हैं कि वो दुनिया को किसी भी तबाह कर सकता है, और इसलिए हमने सारा प्रीएम्प्टिव ये हमने अटैक किया। और आपके जो कोलोन पावल थे, जैन कोलोन पावल जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने भी यूएन में जाके सॉरी की। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या इन 2 बड़े ममालिक ने जिन्होंने उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया, क्या इस सॉरी के मुकाबले में वो बन सका? इसका कौन इसका तावान देगा? कौन इस इराक को वापस लाएगा? फिर उस इराक की जंग के अंदर से, उसके पता से जो और जंगें निकली, जो और खराबी पैदा हुई और पैदा होती जा रही हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? तो ये भी सोचना, ये भी एक मतलब लम्हा फिक्रिया है जो मैंने आपके सामने रखा है।
बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपके साथ एक और चीज़ को डिस्कस करना चाहती हूँ। पूरी दुनिया में अनरेस्ट है। अभी आपने जब इराक़ का जिक्र किया है तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी उन्होंने एक बयान दे दिया जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका स्टॉक्स एकदम से बुरे तरीके से तमाम स्टॉक्स क्रैश हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की 100 चीज़ों को आप एक बार कहें मगर 5 चीज़ें वो सही कहते हैं। वो कहते हैं लीबिया को जिस हालत तक पहुंचाया है वो मुर्द-ए-ज़ाम ठहराते हैं अमेरिका को। वो कहते हैं कि अगर इराक़ को बायोलॉजिकल वेपन्स कहा जाता है, आई हैव कोट एंड कोट्स में उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इराक़ आज जिस हालत में है दहशतगर्दों को प्रोड्यूस करने की मशीन बना दिया है। इट्स इन द वर्स्ट सिचुएशन। और आपको पता ही है पिछले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप को भी मारने की, असैसिनेशन की भी उनकी कोशिश की गई है। अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जीओपी में उनकी नॉमिनेशन हुई एज ए कि वो कैंडिडेट होंगे, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे। उन्होंने जेडी वेंस को अपना वाइस प्रेसिडेंट चुना। ये वो शख्स है जो डोनाल्ड ट्रंप का एक ज़माने में बैरी था मगर सेनेटर हैं, यंगेस्ट सेनेटर हैं अमेरिका के, तीसरा यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट आएगा इंशाल्लाह अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो। मगर ही इज़ कन्विंस्ड नाउ फॉर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका को अगर हम देखते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, दुनिया जिस नहज के ऊपर मौजूद है, आई बिलीव अमेरिका इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई लिव इन नॉर्थ अमेरिका बट आई वुड से दैट। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पे बराह रास्त असर है और अमेरिका के राइटर्स ऑथर्स ने कंपैरिजन किया है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप स्पीक्स द ट्रुथ, he definitely goes against those जो सुप्रीम पावर चाहते हैं। इनके भी यहाँ पीछे तो बेशक यहाँ की फ़ौज नहीं बट देर आर अदर फोर्सेस। सेम वे जो यहाँ की अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के ऑथर्स हैं उन्होंने बाकायदा कंपैरिजन दिया है। मिस मॉर्गन का तो मैं आपको ट्वीट शो भी कर देती हूँ। देर आर सम अदर, कल भी आर्टिकल्स थे जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप, 2 डिफरेंट कंट्रीज़, 2 एक्सट्रीम्स, 2 लीडर्स, सेम ट्रीटमेंट, सेम इन इमरान खान। पाकिस्तान पे अमेरिका की बड़ी इन्फ्लुएंस है। मुझे ये बताइएगा कि क्या जो यहाँ के ऑथर्स जो ये लिख रहे हैं कि 2 लीडर्स दिखा रहे हो आप, 2 लीडर्स, 2 डिफरेंट कंट्रीज़, उनके लीडर्स के साथ सेम तरीके से सलूक किया जा रहा है, तो आप इस पे कोई अपना तबसरा करना चाहेंगे? बाय द टाइम जब आप तबसरा करेंगे हम वो ट्वीट भी दिखा देंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल के जवाब से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं ताकि उसके तादर में आपके सवाल का जवाब देने में, समझने में ज़रा आसानी होगी। मैं चाहता हूं कि अगर आप अमेरिका की पॉलिसी को देखना चाहें तो यहाँ मुझे कुछ ना फर्क नजर नहीं आता, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आ जाए या जो बाइडेन जो है वो अपनी उनकी जमात जो है ये कायम रहे वहाँ पे। यहाँ पे भी एक खास एक माहौल है। पेंटागन है, यहाँ पे 3 बड़े अदारे हैं, पेंटागन है, CIA और FBI। इन तीनों की मुश्तरका कावश से जब जिसकी जरूरत होती है, जिस पार्टी की जरूरत है उसको सामने लाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा। इसके लिए मैं आपको 2 किताबें बहुत बड़े लोगों की पेश करती हूँ। वैसे तो बहुत सी किताबें हैं लेकिन एक पॉल फिंडले जो सेंट्रल अमेरिका के रहे, उन्होंने किताब लिखी हु डेयर टू स्पीक आउट। ये आज से 40 साल पहले की किताब है जो लिखी हुई है। उस किताब के बारे में आप ये देख लीजिए, कोई 38 साल पहले, सॉरी 38 ईयर्स पहले जो ये किताब लिखी थी, उस किताब को छपने नहीं दिया गया सारे अमेरिका के अंदर। बकायदा तौर पे जिस प्रेस में किताब जाती थी उस प्रेस को आग लगा दी जाती थी। बिलाखिर उन्होंने किताब को छपवा ली, मार्केट में भी आ गई, फिर मार्केट से उठवानी शुरू कर दी लोगों ने, मतलब है। और लेकिन वो किताब के मैं सिर्फ एक वक्त छोटा सा वाक्य आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर दूसरी किताब का हवाला दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं वो अमेरिका की खारजा कमेटी के 24 साल तक मतलब चेयरमैन भी रहे, यानी कोई मामूली पोस्ट नहीं थी उनके पास। उन्होंने कहा कि हमें एक दफा सदर ने जब व्हाइट हाउस में जब मीटिंग थी, हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो उसमें सिर्फ 26 लोग उसमें शामिल थे। और 26 के बाद पहला हिस्सा जब मीटिंग का खत्म हो गया, फिर जब दूसरा हिस्सा शुरू हुआ तो उसमें सिर्फ हम 9 लोग थे जहाँ पे पॉलिसीज को फाइनलाइज करना था। तो जब पॉलिसी को फाइनलाइज कर लिया गया तो फिर 10 मिनट के बाद रिसेस हुई। 10 मिनट के बाद फिर उनका फिर हम जमा हो गए। लेकिन वहाँ तरीकाकार ये होता है कि अगर सदर को मीनवाइल जरूरत पड़ जाए तो एक बेल बजती है इमरजेंसी, फौरन को वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। कहते हैं अभी सिर्फ 2 या 2.5 मिनट होंगे, अभी हमने अभी चाय को उनका तो चाय या कॉफी के कप को छुआ तक नहीं था तो बेल बज गई, फौरन भागे वापस आए।
वापस आए तो सदर साहब जो थे वो उससे सुर्ख थे। उन्होंने कहा हम में से कौन जासूस है, उनका बताइए हुआ क्या। उनका अभी हमने एक पॉलिसी तय की थी जो इसराइल के खिलाफ जा रही थी, अभी मुझे इसराइल के एम्बेसडर का फोन आया, उसने कहा कि जनाब आप इस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट ना करें, ये अमेरिका और इसराइल के तल्लुकात को खराब करेगी और हम अमेरिका की यानी जो सेफ्टी उसके हम तो जामिन है, हम आपके लिए कुर्बानी का बकरा बने हुए हैं और आप हमें जो है दोबारा जवा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें से कौन है। उन्होंने कहा कि हम सब शशदर रह गए, यानी इस कदर वहां पे वहां पे चीजें कहते वो असरअंदाज होती हैं। और उन्होंने कहा कि जंग के पीछे जब भी अमेरिका को ऐसी जंग में शामिल होता है ये तो होता है, तो इसका मतलब पीछे को और ताकतें भी इसके हैं। और सबसे बड़ी ताकत उन्होंने इशारा किया था यहाँ पे जो असला बेचने वाली कंपनियां हैं वो जंग को रुकने नहीं देती। दूसरी बात, एक और बहुत बड़ी किताब है ओबामा's वॉर, अगर वो किताब पढ़ लें, वो तो बड़ी ताजा किताब है, उसमें देखें तो उसमें पता चल जाएगा आपको जो उसने ओबामा के इंटरव्यू दिए, दो अमेरिका का जो पूरा नक्शा सियासी वो खींचा उसके अंदर। उसमें उन्होंने एक बात लिखी, उन्होंने कहा कि होता ये है कि जब सदर मुंतखब होता है तो सदर को बकाया तौर पर तीनों अदारे बारी बारी जो है वो उससे ब्रीफ करते हैं। कहते जब उन्होंने इस तरह फैसला किया कि ओबामा को आने से भी तीनों अदारे मिलकर जो है एक ही दफा से ब्रीफ करेंगे, तीनों अदारे इसमें शामिल होंगे। तरीकाकार ये होता है कि सदर के साथ उसके कमेटी के 4 मेंबर्स होते हैं, वज़ीर खारजा होता है, 3 दूसरे आदमी होते हैं। कहते जब हम गए ब्रीफिंग लेने के लिए कमरे के बाहर तो वहां पे हमें इसको ब्रीफ करना था, उसको पेंटागन का जो चेयरमैन था उसने से हमें ब्रीफ देना था, उसने दराज में हमें रोक दिया। उसने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट ओनली फॉर यू, आज की ब्रीफिंग जो सिर्फ आपके लिए होगी। ओबामा समझ के उसने सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। तो उसके जो दूसरे जो लोग थे उन्होंने आंख से इशारा किया कि उनका कि आप चले जाएं, बाद में आकर हमें बता दीजिएगा जो भी होगा। तो ओबामा जब मैं चला गया तो मुझे जब ब्रीफिंग दी गई तो ब्रीफिंग का स्टार उन्होंने इस बात से लिया, ये मैं कोट एंड कोट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ। उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट आज हम आपको एक ऐसी तंजीम के साथ मुतारिफ कराना चाहते हैं कि जिसके कारनामे सुनकर आपके रूह तक को पसीना आ जाएगा। उन्होंने कहा उसके बाद ओबामा खुद कहते हैं कि मेरे कान खड़े हो गया, मैं और ज्यादा अलर्ट हो गया कि क्या बात कहने वाले। उनका उसके बाद उन्होंने सबसे पहले ISI का नाम दिया और ISI के 3-4 कारनामे उन्होंने बताया। उनका इससे कहाँ में डिच किया, कहाँ का ये है, उनको कहा पकड़ नहीं सके फलां, ये सब चीजें। तो उसके बाद ये होता क्या है कि यानी ये इस तरह के जो 3 पीछे अदारे हैं, मैंने बताना ही चाहता हूं, जो पीछे 3 अदारे होते हैं जैसे वो प्रेसिडेंट को चलाते हैं। अब अगर उनको जरूरत होगी तो ट्रंप साहब तशरीफ ले आएंगे दोबारा, अगर वो समझते हैं कि ट्रंप साहब अभी तक उनके म्यार में पूरे नहीं उतरते तो जो बाइडेन साहब आ जाएंगे। लेकिन उनका जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारे जैसा नहीं है, हमारे यहाँ तो बड़ा ऊंचा निजाम चल रहा है, वहां ऊंचा निजाम वहां की तरीकाकार है, जिस तरीकाकार वो कर। अब तो सर आपका ऊंचा निजाम भी नहीं है, अब तो मेरा ख्याल है मतलब इतने कीथड़े नोच लिए गए हैं उस मुल्क के। देखिए अगर हम डिनाइल में रहें ना तो डिनाइल में तो आप कभी भी रह सकते हैं। मैं आपको आंखें बंद करके आप डिनाइल में रहें। आज भी आपका दहशतगर्द हमला हो गया, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक जमात को दहशतगर्द करार दे रही हैं। बंदा मुल्क का बंदा इस वक्त कह रहा है कि ये लोग हार मान के खसियानी बिंदी खंबा नोचे, आर गोइंग टू रूइन द सिस्टम। मैं आपकी इसी बात का जवाब देता हूँ। देखिए मैं अर्ज कर दूं, अब आपके सामने मैं हकायक रखने लगा हूं। आप ये देखिए कि सिर्फ चंद हफ्ते पहले हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पे जो उनके जो हरीफ हैं इमरान खान और उनकी जमात तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, मगर फिर अचानक उनकी हुकूमत ने इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बनाने और उनकी हिमायत पर पाबंदी लगाने का फैसला कर दिया है। लेकिन इस ऐलान को अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि हुकूमत जमात की जो ओरिजिनल वाज़ेह हो गई और ये भी नजर आ गया कि ऐसे किसी फैसले में जो उनकी इत्तेहादी जमातें उसका साथ नहीं दे रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती इत्तेहाद में शामिल कई सारी जमातों ने इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया है और ये दावा भी किया है कि इस मामले में एतमाद में नहीं लिया गया। बेशतर सियासी रहनुमाओं ने इसे गैर जमहूरी, गैर सियासी, यहां तक जल्दबाजी और बौखलाहट में किया गया एक बचगाना फैसला करार दिया है। अब इसकी वजह क्या है? वह यह है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कालअदम और गैर आईनी करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दे दिया है। इस फैसले पर रमजान के बाद हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 सीट खो सकता है। यही वो आम फैसला था जिस पर सख्त रद्दमल देते हुए हमारे जो
इस वक्त वहां के इत्तलात उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जो है तहरीक इंसाफ पर सेल्फ का दौरान बंद करने की बात कही है, बिल्कुल बचकाना बात की है। यानी उन्होंने साइफर फॉरेन फंडिंग दिगर मसालों की रोशनी में साबित करने की कोशिश की कि जी इमरान खान की जमात मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, मगर अब ये वाज़ेह हो चुका है कि हुकूमत के लिए ऐसा कोई फैसला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन तमाम चीजों को जिन्होंने जिक्र किया अदालतों को उड़ा चुकी है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इनके साथ नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और मजेदार बात बताना चाहता हूँ, बड़ा काबिल गौर है। अभी ये फैसला आया नहीं था, इससे पिछले का आपको याद हो तो चंद दिन पहले जरदारी साहब लाहौर तशरीफ ले गए। जरदारी साहब जब लाहौर चले गए, लाहौर 3 दिन वहां पर उन्होंने क्याम किया। 3 के बाद जब वापस आए तो उन्होंने वापस आके पिंडी में पहला बयान ये दिया, फिर मैंने कहा तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो। अब ये है कि मुस्लिम लीग नून से हुकूमत चल नहीं रही, अब हमारी बारी, अब हम हुकूमत चला के दिखाएंगे। अब उसके बाद ये सारा फैसला क्यों हुआ? अब आप ये देखिए, एक और खदशा ये पैदा हो गया है कि अगर इस वक्त मौलाना फजल रहमान, जो कि इस वक्त जो ना इस तरफ है ना इस तरफ है, लेकिन ये है कि मौलाना फजल रहमान अगर तहरीक इंसाफ के साथ देते हैं और पीपल्स पार्टी के साथ भी उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी, अगर ये तीनों बातें शुरू हो जाती हैं करने के लिए, तो वही मामला होगा जो पीडीएम के जमाने में हुआ था, जब पीडीएम बनी थी, और ये बाकायदा तौर पर हुकूमत गिर सकती है। असल इस हुकूमत को बचाने के लिए लाजिम आप देखिए, इसके साथ ही यानी इसको बचाने के लिए हमारे जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार साहब, उन्होंने फौरन बयान दिया, उन्होंने कहा जी अभी बात हुई है, अभी हमने फैसला नहीं किया है। फिर साथ उन्होंने ये भी कह दिया, शोशा छोड़ दिया कि जी उन्होंने कहा कि नहीं पीपल्स पार्टी अपना पूरा कैश ना करवा दे पूरा मामला। उन्होंने कहा जी बात यह है, पीपल्स पार्टी ये तो कहा था हमसे हमारे साथ मशवरा नहीं हुआ, लेकिन ये कि हमने बताया हुआ है, हमने बताया कि हम ये करने के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने उसको कोई इतराज नहीं किया कि हम करने जा रहे हैं। बात ये है कि हमने जो भी काम करना है मशवरे के बाद करना है। तो गोया ये जो काम हो रहा है, मतलब इसके बारे में आप देख लीजिए, कौम यानी एक अभी मैं ये कहता हूं कि मैंने लिखा भी है, कल का मेरा जो एक प्रोग्राम था टीवी का, मैंने कहा कि ये तो और इमरान खान के हक में बात चली जाएगी। यानी वो पहले बहुत शुक्रिया सर। इमरान खान, मेरी बला से मैं कोई इमरान खान की बात नहीं कर रही, मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, मेरा इदारा, अभी आपने अमेरिका की बात हो रही तो आपने ISI का तज़किरा कर दिया, मैंने आपको कहा पेशावर में एक और हमला हो गया, आगे सामने कोई और चेहरे नज़र आते हैं, डोरियां किसी और के पास हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपके अपना मुल्क में आपके जो कुछ हो रहा है, पैसा आपके पास है कोई नहीं है, मतलब मुझे तो आपसे जवाब चाहिए ना, बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। पैसा आपके पास है कोई नहीं मुल्क के पास। इन्होंने सोलर पैनल्स लेके आए, सोलर पैनल्स किसको कॉन्ट्रैक्ट मिले? मुझे आपके पास तो स्टैटिस्टिक्स होंगी ना, कौन है इंपोर्टर? इंपोर्टर मैं बता देता हूँ आपको। दूध का जो स्कूलों में जी बच्चों को दूध नहीं मिलता, किसको? ये तो वही बात है ना, मस्जिद बना ली और जितने बंदे इर्द गिर्द हैं उनसे कमीशन लेते जाएं, एक को मैं बाढ़ का ऑर्डर दे दूं, एक को मैं घास का ऑर्डर दे दूं, और जितने लोग आने वाले हैं भाई यार कारे देखो उन्होंने ले आकर, यार कारे देखो उन्होंने ले आकर, ठीक है, अपना कमीशन बनाते चले जाओ। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग इन पाकिस्तान। आपके पास तो मुल्क के पास तो आपके पैसा कोई नहीं, गरीब आदमी को आप के खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपको बता दूं, अमीरों को आप पेंशनें लगाई जा रहे हैं। जी सर, मैं आपके इसी जवाब में आपको और भी इंकशाफ कर देता हूँ। देखिए, जैसे आपको याद होगा कि दूध के बारे में पिछले प्रोग्राम में आपने जिक्र किया था, तो मैंने आपको बताया था कि दूध किस डेयरी से सप्लाई किया जाएगा, उस डेयरी के मालिकान कौन है, मियां मंशा और जो है की तरफ उंगलियां उठी थी। ठीक है, आप नाम नहीं ले रही, मैं तो नाम ले रहा हूँ। उसके बाद आप दूसरी बात ये, जब अब ये जो ऐलान हुआ है कि जी सर सोलर पैनल्स कौन लेके आया? सब सोलर पैनल्स किसने मंगवाए हैं? जी मैं सोलर पैनल की बात कर रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ। अब देखिए, सोलर पैनल का जो ऐलान हुआ है, लोगों को दिया जाएगा, कर्ज दिया जाएगा, मतलब और ग्रांट दी जाएगी। अब देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 लोगों ने सोलर मतलब पैनल जो है लगा कर ढेर लगा दिए, और उससे उनको सब्सिडी मिली, उनको टैक्स ब्रेक मिली उसके ऊपर। जी 2 आदमी, वो कौन है? वो एक जो है वो सलमान शहबाज है, मतलब शहबाज शरीफ साहब का दूसरा छोटा बेटा, और दूसरे जो है हसन नवाज हैं, जो नवाज शरीफ के छोटे बेटे। इन दोनों ने मिलकर वहां पे लिया, बकाया तौर पे इन्हें 28% जो ड्यूटी थी उसे रेड ऑफ किया गया, उसे एग्जेम्प्ट करके उसे कर लिया गया। अब जो है लोगों को दिया जाएगा, बाकायदा तौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट लोगों को जो दिए जाएंगे उनको बताया जाएगा। लाजमी बात है कि लोग जो है
वो तो सस्ती की जगह जाएंगे ना, मतलब इनको जो मिलेगा जिनके पास पड़ा हुआ है, मतलब इनके पास पड़ा हुआ है, और बैठे बैठे घर में बैठे ही अरबों रुपए, करोड़ नहीं अरबों रुपए इनके बन जाते हैं, मतलब ये काम चलता है। एंड दे टेक इन डॉलर अमाउंट गवर्नमेंट से जब वो लेते हैं। अभी ये इश्तहारों का भी एक जो सिलसिला चला हुआ है, आधे आधे पेज के जो इश्तहार आ रहे हैं, आपके मुल्क के पास तो पैसा कोई नहीं। आप, यही मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी आपने आईएसआई का जिक्र किया तो आपने अमेरिका के जिक्र में भी जड़ दिया उस सोने के मोती को, हीरे को जड़ दिया आईएसआई को, मगर व्हाट आर दे डूइंग? अब मैं जड़ता नहीं हूँ, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि खतरा आग कहाँ तक फैली हुई है, को लोग कैसे सोचते हैं, वो क्या करते हैं। आपको वहां वक्त नहीं है, मैं अगर आपको बताऊं उसके बाद, यानी इस किताब के अंदर जो अगले जो सफात है, अगले जो चैप्टर्स है, मैंने तो आपके जरिए आपके नाज़रीन को दावत दी है कि इन दोनों किताबों को देखें। जब वो देखेंगे तो फिर उनको पता चल जाएगा कि मतलब इसमें और क्या क्या क़यामतें ढाई हुई हैं। हमने हमारे जो है मुक़्तदर अशराफिया, उसने इस मुल्क के साथ क्या बर्बादी की है। यानी मैंने तो इस तरफ इशारा किया है जो मैंने दोनों किताबों का जिक्र किया है। अब आइए इस तरफ मैं बताता हूँ, आपका पैसे नहीं है, आपका क्या ख्याल है कि IMF को इस बात का इल्म नहीं है? ये चौंसले चल रहे हैं, ये जो जरदारी साहब की, यानी आप देखिए उनका जो गाड़ियों का बजट है उसने डबल कर दिया गया है बजट के अंदर। और आप ये देखिए कि जो सदारती हाउस का जो बागात जो है वो ठीक करने के मतलब है, पहले 3 करोड़ का बजट था साल का, अब 6 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जरदारी साहब क्या उस बाग में टहलने के लिए आते हैं? अब आप ये देखिए पहला जो बजट था उस यानी उसको मतलब अब यानी हमारे पाकिस्तान के सदर जो कसर सदारत है उसका साल का खर्चा कितना है? किसी को पता है इस बात का कि IMF को इस बात का इल्म नहीं है? कभी भी आपने सुना है कि IMF ने कहा कभी आप अपने जो सदारती जो बजट है उसमें कम किया जाए, या जो वज़ीर आज़म का बजट है उससे कम किया जाए? कभी किसी कहा है? मैंने तो आपके प्रोग्राम में कई दफा कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जब कौम के सामने आते हैं तो आज भी बयान से देते हैं जैसे अपोजिशन लीडर है, और भाई उनको कुछ समझाया कि तुम आप वज़ीर आज़म है, आप कहते हैं गरीबों के लिए मेरा बड़ा दिल दुख रहा है, महंगाई हो रही है, किसने बजट पे टैक्स लगाया गरीबों के ऊपर? आपने, आपके कहने पर लगा, मतलब है अगर आपने ये बजट नहीं बनाया किसने बनाया है? फिर आप साथ ही बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तो बस रोना सिर्फ इतना, मैं तो फैक्ट बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों को सोलर पैनल्स मिल रहे हैं इस पे ड्यूटी उन्होंने हटा दी थी एक हद तक। वही जो हुकूमत पे लोग हैं उन्हीं लोगों ने इंपोर्ट किए हैं। दे विल मेक मनी एंड द एंड यूज़र जो है ना, तो आप बेवकूफ़ है, अवाम बेवकूफ़ है। मैं ये कहती हूँ डू नॉट गो अगेंस्ट द स्टेट। मैं आजकल अपने हर प्रोग्राम में ये कह रही हूँ, ये जितने लूटने खसूटने वाले हैं, बी हम्बल एंड गुड टू पाकिस्तान, बी हम्बल एंड गुड टू द स्टेट। मगर जितने ये लुटेरे हैं, अगर इन्होंने आइन में तरमीम नहीं करके वडेरा शाही ख़त्म नहीं की तो टेक द एक्शन इन योर हैंड्स, इनका जीना महाल कर दीजिएगा। सर, आज बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने रिफॉर्म्स की बात की है। आपको पता है बांग्लादेश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है। बड़ी मार कुटास चली हुई है बांग्लादेश में भी इस वक्त। अमेरिका को मैं देखती हूँ तो अमेरिका की इंतहाई सूरत हाल है, इंडिया को देखती हूँ इंतहाई सूरत हाल है, पाकिस्तान की बहुत बदतरीन सूरत हाल है। अभी मैं 1-2 कंट्रीज़ को और भी देख रही थी, तो क्या हो गया दुनिया को। मैं बांग्लादेश के बारे में जितने आप ढूंढते हैं बांग्लादेश के बारे में आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश के बारे में ये है कि बांग्लादेश से जब से हमसे अलग हुआ है उसके बाद जो है मुजीबुर रहमान के बाद जब हसीना जब आई तो हसीना ने क्या, मक्ती बानी के जो लोग थे बंगाली, उनके लवाकीन को 15% जो था वो सीट मतलब सीटें एलोकेट करती थी तमाम डिपार्टमेंट के अंदर, और उन्हें मतलब कौम का मुजाहिद करार दे के उनके खानदान को मतलब उनको 15% सीटें इनको दी जाएंगी ये मेरिट के बाद। अब जो बाकी जो लोग हैं उन्होंने इस बात का कहा कि उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जहां भी हो वहां पे मेरिट के ऊपर सीटें दी जाती हैं। अब डी मेरिट वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, जिसके ऊपर ये हंगामा बढ़ा। वैसे हंगामा बढ़ने के बाद फिर जो है सीना वाली पे आप जो आपने कहा है वहां पे यूनिवर्सिटी बंद हो गई, तो मामला जो खराब होने शुरू हो गए। तो ये वजह तो वहां पे ये बताई जा रही है जो कि मीडिया में भी आ रही है और वैसे चल भी यही रही है, मतलब कभी वहां बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब ये यही काम हो रहा है वहां पे। बिल्कुल सही फरमाया। मैं डॉक्टर जब आमिर ने बल्कि दिखा भी दिया बांग्लादेश में बहुत बुरी सूरत है तो यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया, और मज़े की बात ये है कि यूथ बाहर निकल आया है। दिस इज़ नॉट ओल्ड पीपल, द होल यूथ हैज़ कम आउट एंड नाउ हसीना वाजिद साहिबा को यकीनन
अपने हथियार गिराना पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो पाकिस्तान में खुदा करे कि हर पाकिस्तान इतना बाशऊर हो जाए कि रादर देन द पॉलिटिशियन आवर कंट्री मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। एक इंटरव्यू आज आप शेयर सुनेंगे प्रोग्राम में से तकरीबन 1 घंटे के बाद, तो कहते थे इट्स अ ह्यूमन नेचर कि जो कमज़ोर होता है, यानी इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी या उससे पहले की जो हुकूमतें थी, अपोजिशन को जब भी निशाना बनाया जाता था तो लोगों की हमदर्दियाँ उससे जाती थी। मैं आपसे कहती हूँ ये सारे लूटने खसूटने वाले हैं, अल्लाह करे मेरी और आपकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान के साथ हो जाएँ, आमीन सुम आमीन। सर, आज कराची में आप सोचिएगा, ये तो जिस तन लागे सो तन जाने वाली बात है। मलीर में मेमन गोट में 5 बच्चे मेन होल में गिर गए और जिसमें से 3 को तो निकाल लिया गया बेहोशी की आलम में, मगर 2 बच्चों की डेथ हो गई है। मुझे ये बताइएगा कि यानी जहालत की किस पसमानदगी में आप अपनी कौम को छोड़ा हुआ है? क्या तरस भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती? बात ये है, आपकी बात तो दुरुस्त है, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, बड़ी तशवीश, बड़ी तकलीफ भी हो रही है। वो ये कहते हैं कि हम ढकने लगाते हैं और नशेई जो होते हैं वो ढकने आगे उठा के ले जाते हैं। ये क्या बेहुदा आप बहाना पेश कर रहे हैं? क्या बाकी मुल्कों के अंदर नशेई मौजूद नहीं है? वहां पे तो मौजूद है। अब बेशुमार तरीके आ चुके हैं वहां पे, मतलब ढकनों को इस्तेमाल करने के लिए। मसला ये है कि आप जब उन ढकनों के ठेके जिन लोगों को देते हैं, उनके बच्चों को गिराएं या उनको गिराएं इस मेन रोड के अंदर। किसी 2 आदमी को मिसाल बनाए ना इस ऐसे गंदे मेन रोड में गिराएं उनको, मतलब ताकि पता चले, फिर आपके ढकने नहीं उतरेंगे, ढकने नहीं जाएंगे आप, इन ठेकेदार को पकड़े आप। डॉक्टर साहब, हमारी एजेंसीज, चाहे वो हमारी FIA हो या जो भी हों इदारे हमारे बड़े बड़े, जो पीछे बैठ के हुकूमतें तो वही करते हैं, अब तो उन्होंने अपने सेनेटर्स भी बना लिए हैं। ये एक दफ़ा फिर से पहले दहशतगर्द पॉलिटिकल जमात का शोर सुना हमने, फिर हमने अज़्म इस्तेहकाम का शोर सुना, और अब हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में गिरफ़्तारियों का सिलसिला जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर ये नशिस्तें इनको मिल जाती हैं, अदलिया और आइन आमने सामने आ गए हैं, तो अब इन्होंने तरमीम करके या इन्होंने पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करके दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना है एक पार्टी के ऊपर। मुझे आप ये बताइएगा कि क्या एक दफ़ा फिर से गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी? जमशेद दस्ती को उन्होंने आज गिरफ़्तार करने के लिए छापा मारा उनके घर में, तो क्योंकि इनको डर लग रहा है कि अब इनकी अक्सरियत कम हो जाएगी। तो जो आपके इदारे जिन्होंने अब अपने सेनेटर्स भी बना लिए, व्हाई डोंट दे इंटरवीन एंड लेट द कंट्री रन? देखिए, मैं आपको ये अर्ज कर दूं, मैं थोड़ा सा आपने एक लफ्ज बोला कि अदलिया और आईन आमने सामने आ गए, नहीं, अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने। माय अपॉलॉजीज, अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने आ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और कल की जो ख्वाजा आसिफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें आप देख लीजिए कि बिल्कुल सही तौर पर उन्होंने अपने पार्लियामेंट के जो पार्लियामानी हकूक है उनकी तरफ इशारा किया है। अदलिया के बारे में होता क्या है, आप खुद देखें आप कि जब भी कोई अदलिया का फैसला आता है, जिस जमात के हक में जाता है, वो अदलिया के जिंदाबाद के नारे लगाती है, दूसरों को अदलिया की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। अब आप ये देखिए कि अभी ये जो फैसले आए हैं, मतलब अब जो यानी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसला जो आया है और जो तहरीक इंसाफ के हक में जो गया है, उसके जवाब में अब इन्होंने एक और काम शुरू कर दिया। जो हुकूमती है, उन्होंने 4 एडहॉक जजेस का नाम रिलीज करके भेजा है। एक ने तो इनकार कर दिया, एक ने नहीं, वो भी आपको बता दूं, वो इसलिए वो बाकायदा तौर पे जो इनकार हुआ है वो भी हुकूमत का अपना ही तरीकाकार है। उन्होंने शो किया है कि हमने देखिए, हमने बड़े ही ऐसे लोगों को मतलब नाम चुना जो कि हमारे नहीं है, अगर हमारे होते तो इनकार ना करते। ये एक पॉलिसी होती है, उनको समझिए इस बात को। और उन्होंने शामिल ऐसे नाम को किया था और ये मुमकिन था। अच्छा, फिर ये कि वो चाहते ये है कि हम एडहॉक जब चले जाए, उसके फिर हमारी अक्सरियत हो जाए, फिर हम मर्जी के फैसले ले लें वहां से, मतलब। अब आप ये बताएं, जहां जिस मुल्क के अंदर ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी चल रही हो कि जजेस को अपने हक अक्सरियत हमारे हक में आ जाए, तो वहां अदलिया पे भी कैसे एतमाद रहेगा? ये अदलिया का बहुत बड़ा इम्तहान है। अब अदलिया ने अगर करवट ली है और फैसले देने शुरू कर दिए, आप देखिए अदलिया ने साइफर केस खत्म कर दिया है, अदलिया ने जो इद्दत का केस था वो खत्म कर दिया है, अदलिया ने ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन वाला था इसको भी बेअसर कर दिया है, यानी इलेक्शन कमीशन का भी और हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, उन दोनों को फैसलों कर दिया है। अब मजाहिर है कि मामला अब 9 मई का आ गया है, 9 मई का केस निकलने वाला है।
9 मई इनको अब ये खदशा पैदा हो गया है कि 9 मई का केस जो है वो 20 तरह जो है वो खत्म हो जाएगा। आप देखिए कि अभी वो फैसले आए हैं तो इन्होंने एक और काम ये किया वहां पे कि फौरी तौर पर नैब को मुतहर्रिक करके तोशाखाना का नंबर 2 पे जो केसेज दोनों पे जारी कर दिए, मतलब इमरान खान के ऊपर भी और मुशर्रफ नबी के ऊपर भी। अब फिर से वो जेल में है। होना ये चाहिए था कि अदालती हुक्म का उनको छोड़ दिया जाता, इमरान खान भी और दोनों वो बाहर आ जाते और 9 मई का केस जो बेलेबल है वो आ जाता बाहर और इमरान खान को मुझसे भागने वाला आदमी नहीं को भाग जाता, वो वही जाता। उसने कहा है कि मैंने नहीं किया 9 मई का, तो नहीं किया, अंडरस्टूड। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने ये क्या किया, फौरी तौर पर तोशाखाना का केस उस पर और डाल दिया, केस डाल दिया। माजरत के साथ तोशाखाना का केस डालने की बजाय अब इस बार 14 दिन का जिस्मानी रिमांड भी दिलवा दिया उसका कि उन कुट लाओ। कमाल है। कुट तो नहीं है, ये तो ऐसे नाम बना हुआ है, कुट तो नहीं पड़ेगी उसे, ना कोई बात होगी, मतलब ना वो कुट खाने वाला उसे कुट पड़ेगी। मतलब बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल ये खुद अपनी यानी अपने हाथों से अपनी कब्र को खोद रहे हैं, मतलब ऐसी बातें करके। ये सियासी मुकाबला नहीं है सर। मैं आपको बताऊं, ये जो अभी मेरी यही बात हो रही थी, अगर ये जब मेरी हुकूमत हुई तो मैं बदला लूंगा, ये चीज़ सर ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि कल कलां को आपके उन्हीं इदारों ने पीपल्स, पहले खेलते थे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान, अब मामला शुरू हो गया पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ, ठीक है। तो अगर ये रीत चलती रही तो पे कौन करेगा? मेरा मुल्क पे करेगा, गरीब आदमी पे करेगा, पुरसाने हाल बने सर जी। इत्तफाक से 3 दिन पहले ना आपके साथ किए हुए जो प्रोग्राम थे उनकी झलकियां देख रहा था, सारे प्रोग्राम की अपनी वेबसाइट के ऊपर मैं उसकी झलकियां देख रहा था, क्योंकि मुझे टेक्निकल टीम ने बताया था कि अच्छे क्लिप्स इसमें निकाल लिए जाए और आप भी देखिए जरा, तो मैं उसमें लगा हुआ था, क्लिप देख रहा था। यकीन मानिए कि मैं कहता हम तुझे वही समझते जो तू नवाजा खार होता वाली बात मुझे नजर आई। हमने जो बातें कही वही हुआ। हमने इंतखाबात के पहले जो यानी पेशेंगोई की थी वो वही सामने आई। और करने वाले कौन है? ये 45 का झगड़ा है, 47 का जो झगड़ा है, हमने फॉर्म के नाम नहीं लिए, लेकिन हमने कैटेगोरिकली ये कहा था कि यानी ऐसी चीजें की जाएंगी ताकि हंग पार्लियामेंट लगे और कोई एक भी पार्टी जो है सीट हासिल नहीं कर सकेगी, और बकाया तौर पर इन्हें अपने अपने औकात में रखा जाएगा, इन्हें उतना उतना वजन दिया जाएगा जितना वजन वो चाहते होंगे। वजन चाहने की अलग बात है, पर हुण इन्ना ते मुल्क दे नाल गदर ना करो, मतलब डोंट अब्यूज द कंट्री। मैं उन्हीं को ही मैं कह पैगाम दे। मैं आपके हवाले से कि बड़ा सर पीट चुका हूँ। आप और मैं बस यही कर सकते हैं कि यहाँ आपके प्रोग्राम में आकर रोया पीटा जाए, शोर बजाया जाए, बताया जाए, लोगों को बताया जाए, उनको कोई असर नहीं होना होगा सर। कानून से बालातर तो कोई भी नहीं है। फैज आपका जनरल फैज जो हैं, जनरल फैज को अगर बुलाया कोर्ट में तो आए ना, आप क्यों उनको संभाल रहे हैं? बात यह है कि अदलिया क्यों नहीं ऐसे नोटिस जारी करती? क्या आप समझती हैं कि अगर यानी वो गैर फौजी होता और ये तलब करती वो ना हाजिर होता, अदलिया कहाँ है फिर? वहां पे अदलिया की सुपरमेसी कहाँ पे चली गई? अदलिया क्यों नहीं बुला सके? वो अदलिया जो अपने जुम्मे अपने यानी सीने पे बड़ी यानी ठाठ से मेडल लगाती कि देखिए हमने 2 वज़ीर आज़म घर भेज दिए, 2 वज़ीर आज़म घर भेज दिए, तो यहाँ आप क्यों नहीं ला लीजिए? आप यहाँ पे आप ही के प्रोग्राम में जब बाजवा ने वर्दी में था, जब बाजवा भी उतरा नहीं था, आप ही के प्रोग्राम में नहीं कहा था हमने इसका कोर्ट मार्शल किया जाए? सर एक सवाल मैं आपसे करती हूँ, मुझे पता ये बात लंबी हो गई, आप मुझे एक बात बताइएगा कि अदलिया के पास क्या इख्तियार है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक हुआ करता है। जनरल शुजा ये वो शख्स था जिसने रेमंड डेविस से इश्क अपना प्रूव किया था। पाकिस्तान से रिटायर होते हैं, इन जर्नल्स को प्लॉट्स भी दिए जाते हैं, इनको पैसा भी दिया जाता है इसलिए ताकि ये डिग्निफाइड वे में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ही इमीडिएटली लेफ्ट पाकिस्तान एंड ही वर्कड अब्रॉड। आपके जनरल करामत साहब जो हैं, आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही इज़ वर्किंग एज इन द थिंक टैंक इन अमेरिका एंड द मैन हैज़ ऑल द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान के इदारों के पास, क्या पाकिस्तान में बाकी चीज़ों को चैलेंज करने वाले, क्या पाकिस्तान के जजेस के पास इतना इख्तियार नहीं कि वो जिसने वायलेट किया है एंड आफ्टर द पोजीशन दे लेफ्ट पाकिस्तान they can
एटलीस्ट स्टॉप देयर बेनिफिट्स, उनकी तमाम की तमाम जायदादों पे कब्जा करके इस मुल्क के सपोर्ट, दैट कैन बी पॉलिटिशियंस, दैट कैन बी ब्यूरोक्रेट्स, दैट कैन बी जर्नल्स। तो क्या पॉसिबल है कि उनकी तमाम चीज़ों को ये जो बात आपने की जब्त करके मुल्क के खजाने में डाल दिया जाए और उनको कोई पेंशन ना दी? देखिए, मुझे आप थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए इसके बारे में। मैं कैटेगोरिकली एक और स्टेटमेंट देना चाहता हूँ इसके बारे में। वो ये है कि हमारी पार्लियामेंट ये क्यों कानून नहीं बनाती कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी हमारा जो होगा या जनरल होगा, रिटायर्ड होगा, जो होगा, ये किसी भी गैर मुल्की इदारे में काम नहीं करेगा। ये क्यों नहीं कानून बनाया जाता? सर ये तो कानून हद हो गई आपके वाली, ये तो कानून ऑलरेडी है एटलीस्ट 2 years। और ये मैं जिन 2-3 लोगों का नाम लिया है, या आई पर्सनली नो सम ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, वो बड़े फख्र से कहते हैं साढ़े को 2 पासपोर्ट ने, एक देश बाद ट्रांसफर ट्रैवल करने। हमारे पास जो कानून है उसमें ये है कि रिटायरमेंट के 2 साल तक ये बाहर से काम नहीं कर सकते। मैं जिनके नाम ले रही हूँ, देयर आर सर्टेन अदर ब्यूरोक्रेट्स, दे वायलेट इवन 2 years लॉ। 2 साल की शिक खत्म करके मुसलसल को लगाने को ये काम कर ही नहीं सकते। क्या 2 साल के बाद वो पागल हो जाते हैं? उनके दिमाग में वो सारी मालूमात जो होती है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, जितना कानून है आप उतने पे तो लागू कर लेना। ये तो हु केयर्स फॉर 2 years, दे जस्ट ट्रैवल राइट आफ्टर द रिटायरमेंट। कानून सारा कौन सा है, वो क्यों इसलिए नहीं बनाते? इसलिए पता है कि उन्हें इनके शहर में चल रहा है। अच्छा, मगर अब मान लिया, मैंने मान लिया, मगर जो ट्रैवल कर जाते हैं, आपके पास इतना तो इख्तियार है ना कि 2 साल के दरमियान जिन 2-4 लोगों का नाम लिया, एंड देयर आर सम ब्यूरोक्रेट्स एज वेल, दे कैन स्टॉप देयर पेंशन। उनको जो प्लॉट लिए थे बेचे ना, उन प्लॉट्स को दें मुल्क के पास। आप वैसे तो आप फकीरों की तरह मांगने के लिए निकले हुए। मैंने यही आपसे अर्ज किया था, ये कर सकते हैं ना? नहीं हो रहा, नहीं कर रहे मतलब। तो चलो वो नहीं करे तो जनरल साहब तो कर सकते हैं ना। अब कर तो मैं नहीं, उन्हीं को कह रहा हूँ, कर तो सकते हैं, नहीं कर रहे ना। कैसे किया जाए बताइए ना। हमारे आपके पास कौन सी ऐसी कानून चाबी है? यही है ना, यहाँ बैठ के रोए और पीटे और लोगों को बताएं ये हो सकता है, काम करेंगे जी, और करना तो पड़ेगा एक दिन। आमिर ने आपसे सवाल पूछना है, मेरा को पायलट आमिर है आज। अस्सलाम वालेकुम समी साहब, कैसे हैं? खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है और एक नई तब्दीली में मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। और नहीं, माजिद भाई विल, मैं शायद निकल जाऊँ, माजिद भाई विल बी हियर। आमिर और माजिद भाई यार को मैं अभी इसके साथ बात करने से पहले मैं आपके साथ एहतिजाज करना चाहता हूँ। आपने मेरे सामने, मैं सुन रहा था, आप माजिद भाई के बारे में प्रोपेगेंडा कर रही थी कि एक तेलेगा काम नहीं कर रहा था, फिर भी बट वी स्टिल लव हिम। यस, वी लव हिम। आप क्या समझते हैं कि आप माजिद भाई अगर यहाँ पे नहीं है तो हम उनके डिफेंड नहीं करेंगे उनको? मतलब ओ यार, हम तो उनसे खुद इश्क करते हैं। अच्छा आमिर, सवाल क्या है? अच्छा समी साहब, मैं बहुत दिनों से एक चीज़ को फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं कराची में रहा हूँ जब ये वाक़या हुआ था, तो मैं उसी से लेकर आज के सिनेरियो की बात करता हूँ। एक वाक़या हो गया 9 मई को, जिस पर जो है वो एक सियासी जमात को कहा जा रहा है कि उसको शुरुआत है गद्दार कहने गए, आर्टिकल 6 के उस पर चलाए। सर एक वाक़या हुआ था 12 मई 2007 कराची में। यार बहुत शुक्रिया सर। उस वक्त आपका जो आर्मी चीफ थे वो ये थे मुशर्रफ साहब थे, ठीक है। तो आपका आर्मी चीफ उस वक्त ऑर्डर देता है कि इसको अंदर ना आने दो। पूरा शहर मेरा सर जला के रख दिया, पूरा शहर जल गया था कराची में। और उसमें सारे अच्छा लीडर आपका ऊपर बैठे हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह उनकी जो है वो मगफरत करे, लेकिन उनके ऑर्डर पर कराची में एमक्यूएम पीपल्स पार्टी किसलिए मगफरत करे जी? सुने जो भी है इसको आगे बढ़ जाते हैं एज एन ह्यूमन, ठीक है। उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो जज साहब हैं उनको इफ्तिखार चौधरी साहब को बाहर नहीं आने देना, और जो सियासी जमातें उसमें शामिल थी जिन्होंने दंगा किया, उसमें एमक्यूएम थी, उसमें पीपल्स पार्टी थी, उसमें एएनपी, ये सब आपस में सारा दिन, वो सैटरडे का दिन था, और वो लड़ते रहे, पूरे शहर को जला के राख कर दिया। तो सर अगर एक पार्टी ने आपके 4 घरों को, वो भी गलत है, अगर किया है वो भी गलत है, तो अगर वो आर्टिकल 6 का कानून उनके ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है। ये जो 12 मई 2007 में कराची में हुआ, और इससे पहले होते, मैं तो अभी उस पर बात नहीं कर रहा, तो उन सारी जमातें जो आज हुकूमत का हिस्सा हैं उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आपके चीफ ने ऑर्डर दिया तो सही है, और अगर आपके चीफ ने ऑर्डर नहीं दिया तो वो गलत है। ऐसा क्यों है? आपका जवाब मैं इससे शुरू करता हूं कि मेरी वेबसाइट में मजूर पड़े हुए हैं। आप देखिए कि आपके इस जवाब के ये जो आपने चीफ का जो कहा था, मुशर्रफ ने कहा था, और आपको याद होगा उसी शाम को मुशर्रफ ने 2 मुक्का हिलाया था रात में फंक्शन की बात की थी,
और यही शेख रशीद जो था उसके पहले में बैठ के कह रहा था कि खुदा का शुक्र अगर पाकिस्तान बच गया जी, समझे। और उसका मैंने क्या लिखा है वो आपके सामने मौजूद है, और उसका मुझे खमेजा ये भुगतना पड़ा है कि मुझे मुशर्रफ ने 5 महीने के लिए मुझे पाकिस्तान से बैन कर दिया। किसी प्रेस के अंदर मेरा कोई मजमून शाया नहीं हो सकता था कतई तौर पर मुझे। और लाजमी बात है कि वो अगर मुझे बैन किया गया तो मैंने उस मुशर्रफ ने इसलिए बैन तो नहीं किया होगा, मैंने उसकी तारीफ की होगी। मैंने इसलिए कहा था, मैंने कहा कि इसने आज वही काम किया है जो याया खान ने किया था और मुल्क को तोड़ा, मुल्क को तोड़ने के लिए लिखा है। तो मैं उस वक्त इस हक में था, मैंने कहा था आर्टिकल 6 जो है मुशर्रफ के खिलाफ लिखना चाहिए। मुशर्रफ के बाद जो है इस जमात की तरफ इसके जो ये तो बचुगड़े हैं सारे MKM वाले, मतलब ये इसी की जमात के बचुगड़े हैं। इसमें ये गुलाम मुस्तफा जो आजकल बड़ा लीडर बना फिरता है, और ये सारी MKM जो है, ये सारे जो है जितने कमाल मुस्तफा जो है, ये सारे जितने भी लोग ये बचुगड़ उनके यहाँ पे उसने काम किया, मतलब है। और वाकई आप सही कहते हैं, आपने मेरे दिल के फफूलों को आपने फिर से फोड़ दिया, मतलब क्या कि आपको पता है कि वहां पे उस दिन जो है कराची के अंदर 18 इमारतों को खाकस्तर कर दिया गया था जला के। बिल्कुल सर। और 59 आदमी जल के मर गए थे उसके अंदर। इसके अंदर कौन किसके हाथ में इसका खून हमें बताइए। मुशर्रफ में आर्टिकल 6 उसमें लगना चाहिए था, उसे आर्टिकल 6 लग जाता। फिर ये उसके बाद करें ना, चलिए आर्टिकल्स मर गए, वो मर गए, आप उनकी प्रॉपर्टी को करें ना कुर्की। आज से ये मैं शोर मचा रही हूँ, आज 20 साल के बाद उसके बच्चे ऐश कर रहे होंगे। इस वक्त भी जो एक्स जनरल्स हैं उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं। चलिए मैं जो बात मैं कह रहा आपने कह दी। आपा आज भी अगर उसकी प्रॉपर्टी को मतलब जब्त कर लिया जाए, उनकी बीवी को मत दें आप टेंशन, ना दें उनको पेंशन। आपके जनरल बाजवा साहब ईंट से ईंट बजा दी मुल्क की, आप करें ना उनके सारे के सारे बेनिफिट्स को बंद। आप फैज हमीद के करें ना सारे के सारे बेनिफिट्स को बंद। आप जनरल करामत जो कि थिंक टैंक का काम कर रहे हैं, करें ना उनके सारे के सारे बेनिफिट्स। यहाँ बरतानी के अंदर जर्नैल ने ऐसा काम किया था ना, आज भी उसकी कवर पे जाए तो एक बहुत बड़े लोहे की जंजीर लगी हुई है उनका। बहुत शुक्रिया। आज एक डेमोक्रेट की अमेरिका में आप देखिए 29 अक्टूबर को उनको भी सज़ा होती है। ये वो सिस्टम है जो इंसाफ का है, बट अनफॉर्चुनेटली एंड आई टोटली ब्लेम आवर पॉलिटिशियंस, बिकॉज उन्होंने उन्हीं कंधों के ऊपर झूलना होता है। उनको पता है अल्टीमेटली आप इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। देना आप सज़ा उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स को और उन तमाम लोगों को जो पेंशनें तो इस मुल्क से लेते हैं। आपकी मैं इसके जवाब में यही कह सकता हूँ, आपकी आवाज़ मक्का मदीना है। अल्लाह करे कि आपकी ये खास जो है पूरी मदीना बनने वाली नहीं ना, क्योंकि उस मुल्क के विच सारे इंशाल्लाह श्रीलंका उठ के खड़ा हो गया है ना। आपको पता है बैंक्रप्सी हो रही थी श्रीलंका की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक बंदे को कुट कुट के वहाँ पे पहुँचा दिया। आई थिंक पाकिस्तान को हर्ट ना करें, स्टेट को हर्ट ना करें, मगर वो जो करप्ट हैं उनको कन्फाइंड ज़रूर कर दें अपने घरों तक। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, मैं आज के मैंने जैसे किया मैंने कि मैं आज आपके साथ पिछले 2 साल के 2.25 साल के प्रोग्राम देख रहा था। मुझे लगता है कि ये तारीख का हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा कोई ना कोई मुबारक जैसे ये इस्तेफादा दूर करेगा कि हमने क्या क्या किस किस वक्त में हमने बरवक्त जो है मतलब शोर मचाया, बरवक्त हमने बातें की और वो बातें की, फिर जिन खतरा से हमने आगाह किया वो खतरा दरपेश भी हुए। मतलब अब आप याद रखिए, मैं आपको एक बात, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कर्जे जो कि हम यानी उसको वापस लौटाने के काबिल नहीं रहे, ये होगा कि जितने भी ये लुटेरे हैं, इनकी जितनी भी जायदादें हैं, जिनके पैसे जितने इन्हीं के बैंकों में पड़े हुए हैं, ये जब्त होंगे, हमारे कर्जे अदा होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब से आपकी मैंने बातचीत कराई। मेरे लिए कोई कमज़ोर नहीं, कोई मजबूत नहीं है, मगर जो उमरा हैं उनके लिए तमाम सब्सिडीज़ भी हैं, उनको टैक्स की छूट भी है। गरीब आदमी का क्या कसूर है। मैं तो हैरान रह गई थी, वो जो ब्रिगेडियर ताज जिसका लास्ट प्रोग्राम में इन्होंने जिक्र किया है, बिजली चोरी पकड़ते हुए पकड़े गए ब्रिगेडियर साहब। उनकी कमर्शियल बिल्डिंग थी, उसके लिए बिजली चोरी कर रहे थे। गरीब आदमी बेचारा जीना मुश्किल है उसका। अमीरों ने इतना बेड़ा गर्क किया, फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, दे डोंट पे बिल्स। आई लव यू ऑल एंड आई एम सो सॉरी अगर आई एम नॉट हिपोक्रेट एट ऑल। मेरा दिल खून के आंसू रोता है और ज़ाहिर है हम स्टेट के साथ हैं, मगर हुकूमतें, पॉलिटिशियंस, जर्नल्स, ब्यूरोक्रेट्स अपना अपना फ़ायदा देखते हैं।
इजाज़त दीजिएगा। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया। आमिर आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। आमिर ने बड़ी प्यारी बात की थी कि